Hello everyone, I welcome you on ECMA classes. Today we will going to discuss some revision which are Indian Contract Act 1872 जो कि आपका फाउंडेशन का है। ये जो लेक्चर है ये फाउंडेशन के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। इंटर वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको, लेकिन ये प्रॉपर फाउंडेशन के उस पर बनाया है मैंने। तो अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो आप देख सकते हो इसको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि फाउंडेशन का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है, 2 जनवरी से है गेस। तो चलिए देखते हैं और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो थोड़ा सा हम तेज़ चलेंगे, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने वो कवर किया है इसमें। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं। पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू को करेंगे, जो कि एमसीक्यू जो है वो अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है। अभी हम थ्योरी पे फोकस करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, उस पर ये जो है, अगर मार्क्स की बात करूँ तो 40 मार्क्स का आपका जो है कवर करता है एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन के लिए। अगर इंटर वालों की बात करूँ तो वहाँ भी 15 से 20 मार्क्स का कवर करता है ये। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडिया में जो है आपके पास 3 टाइप के राइट होते हैं, ठीक है। पहला ह्यूमन राइट, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तीसरा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। ह्यूमन राइट क्या है? जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है, वो यूनिवर्सल है, वो हर एक देश के लिए सेम है। जैसे इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, लेकिन वो यूएन ने डिक्लेयर किया है जो राइट्स, वो हर एक इंसान के पास वो राइट है। वो किसी लॉ में नहीं है, वो बस यूएन ने डिक्लेयर जो किया है बस वो है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है? जो हमारे संविधान में, हम संविधान के हिसाब से जो हमारे पास राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारे संविधान में लिखा गया है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट को आप ये कह सकते हैं कि ये जैसे 2 पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो डैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, जो हम अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं बताऊं तो हमारे लिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जो है ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होता है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन राइट जो होता है वो यूएन ने डिक्लेयर किया है, वो किसी लॉ में नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो हमारे संविधान में है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जो होगा वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से चलेगा, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सेक्शन 2H में ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया? कॉन्ट्रैक्ट एज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। यानी कि क्या क्या होना चाहिए? एक तो अग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरा वो अग्रीमेंट 2 लोगों के बीच या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में होना चाहिए, और वो जो अग्रीमेंट है वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 या उससे ज़्यादा लोग चाहिए, अग्रीमेंट इन लोगों के बीच में होना चाहिए, और वो जो अग्रीमेंट है वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल हो। मतलब कि ऑब्लिगेशन कोई राइज करता हो उस अग्रीमेंट के थ्रू जो लीगल हो, ठीक है। तो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए अग्रीमेंट। अगर 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में हो रहा है अग्रीमेंट कोई जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हो उसको। अब हम देखते हैं अग्रीमेंट क्या है। अग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। कोई भी हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, मान लो नॉर्मली जो सेक्शन 2E में हमारा अग्रीमेंट डिफाइन किया गया है, जैसे कि कोई भी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि कंसिडरेशन के लिए हम एक दूसरे के साथ करते हैं, दैट इज अग्रीमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। जैसा कि मैंने बोला आपको कि जो भी अग्रीमेंट है, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कि
कोई भी एग्रीमेंट जो है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में बदलना चाहते हैं, क्योंकि अग्रीमेंट सिर्फ अग्रीमेंट होने से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। तो यहाँ पर वही है कि जो अग्रीमेंट है अपना, वो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ देख लेते हैं। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। कोई भी प्रपोजल है जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, और अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर मतलब कि प्रपोजल, और एक्सेप्ट उसको कर लिया तो वो बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस इज इक्वल टू अग्रीमेंट। ठीक है, तो हम यही देखने वाले हैं आगे। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको दो लोग होने चाहिए, उन लोगों के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए और वो अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। तो यहाँ पर वही है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो ये जो आप देख रहे हो, ये तीनों पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि अग्रीमेंट में क्या क्या होता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट कब होगा? जब प्रपोजल दिया है आपने, कोई ऑफर दिया है और प्लस वो ऑफर सामने वाले आदमी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो डैट इज अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाएगा? जब वो अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। सेक्शन 2C, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। प्रॉमिसर कौन होगा? जो ऑफर दे रहा है, जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन होगा? वो होगा प्रॉमिसी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर। यानी कि जो ऑफर बना रहा है, यानी कि जो प्रॉमिसर है, वो प्रॉमिसर इज इक्वल टू जो प्रपोजल दे रहा है या फिर जो ऑफर दे रहा है, और प्रॉमिसी कौन होगा? एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा वो प्रॉमिसी होगा, जो बनाएगा या जो ऑफर दे रहा है वो प्रॉमिसर होगा। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 2G का डेफिनेशन, वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट जो कि लीगल राइज नहीं देता, लीगल ऑब्लिगेशन को बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, कोई भी किसी भी आदमी पर आपने कोई ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। यानी कि एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। तो अग्रीमेंट तो है, जैसे कि प्रपोजल दिया और एक्सेप्ट किया तो वो अग्रीमेंट हो गया, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस दैट इज अग्रीमेंट, लेकिन वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, तो वो अग्रीमेंट कैसा माना जाएगा? वॉइड अग्रीमेंट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट के तरफ। सेक्शन 2H, कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H में किसका डेफिनेशन है? कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज एन अग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, कोई भी अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, कोई भी अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, वो आपका हो जाएगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, अग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ, डैट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो वो सेक्शन 2H में हमें डिफाइन किया गया है और ये हमने काफ़ी बार पढ़ लिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी हो गया हो। कोई भी अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2I, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जैसे आपने किसी से ज़बरदस्ती अग्रीमेंट एक्सेप्टेंस भी किया, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी है, लेकिन वहाँ पे क्या है? कॉर्सन है। कॉर्सन मतलब कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती ये चीज़ करवा रहे हो, इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करवा रहे हो, तो वो हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आइए देखते हैं क्या है। एन अग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, कोई भी अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। ठीक है, यानी कि दूसरा जो बंदा है वो रेडी नहीं है, और अदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या हो जाएगा?
वो हो जाएगा voidable contract. The contract will be void if the party having the option do not make it valid. ठीक है, अगर voidable contract हमेशा किसी एक बंदे के ऊपर है, जो भी अग्रीव्ड पर्सन है, अगर वो चाहे तो वो इसको void कर सकता है. ठीक है, तो वही है, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी void if the party having the option do not make it valid. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सिबल वैल्यू है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर. ठीक है, कोई भी एक जो कि अग्रीव्ड पर्सन होगा, जिसको ज़बरदस्ती आप इसमें साइन करवा रहे हो, तो वो पर्सन अगर चाहेगा तो इसमें बना रह सकता है, लेकिन अगर चाहेगा तो इसको वॉइड भी करवा सकता है. ठीक है, अगर वो उसमें बना हुआ है तो वो वॉइडेबल है, लेकिन अगर वो उसमें नहीं बना हुआ है तो नो वैलिड नहीं होगा, यानी कि वो वॉइड हो जाएगा. ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल. सिंपल है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होने के लिए सीजेस है, तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो हम आगे अगर चलें, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है? तो पहला तो अग्रीमेंट होना जरूरी है, क्योंकि अग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? अग्रीमेंट होना जरूरी है. अगर अग्रीमेंट है तो आपके लिए वो क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए. एनफोर्सिबल बाय लॉ होने के लिए फ्री कंसेंट का होना जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए. ठीक है, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये सारा हम अभी पढ़ने वाले हैं. तो क्या क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, उसके बाद पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगल रिलेशनशिप. फिर आता है अपना ये अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, कोई भी अग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं किया गया है वॉइड. सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल फॉर्मेलिटी. ठीक है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए. अब हम आगे देखते हैं अगले स्लाइड में कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, अब जैसे हमने देखा पहला इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए हमें अग्रीमेंट, सबसे पहला था अग्रीमेंट. अग्रीमेंट क्या है? इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने में देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट इन फर्स्ट प्लेस. ठीक है, एन अग्रीमेंट इन टर्न इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स. In order to constitute a contract, there must be an agreement in first place. ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. ठीक है, कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने में फर्स्ट प्लेस क्या हो सकता है? तो वो अग्रीमेंट हो सकता है. एन अग्रीमेंट इन टर्न इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. अग्रीमेंट कैसे निकल के आता है? जो हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, तो अग्रीमेंट जो निकल के आता है वो आता है प्लस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से आपका क्या आता है? अग्रीमेंट आता है. आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो डैट इज अग्रीमेंट. दस देयर मस्ट बी एटलीस्ट, इसके लिए आपको दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट टू पार्टीज. one is making the offer and another person is accepting it. ठीक है, another दूसरा पर्सन कौन होना चाहिए? एक्सेप्ट करने वाला, और एक पर्सन कौन होना चाहिए? उस ऑफर को देने वाला है. फिर मेकिंग द ऑफर. द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट. ऑफर का जो टर्म होगा, यानी कि जो पीरियड होंगे, वो उसमें डिस्क्राइब होना चाहिए कि इतने दिन का ये कॉन्ट्रैक्ट, इतने दिन का ये एग्रीमेंट है. एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. और जो एक्सेप्टेंस होगा उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, वो एब्सोल्यूट होना चाहिए. ठीक है, तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए, तभी वो
वैलिड होगा। मतलब कि अगर कोई आपने ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट किया लेकिन वो कंडीशन के साथ एक्सेप्ट कर रहा है तो डैट इज़ नॉट अग्रीमेंट। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, एक तो टर्म डेफिनेट होना चाहिए, टर्म आपको पता होना चाहिए अग्रीमेंट का, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, जो एक्सेप्ट करेगा बिना किसी कंडीशन के करना चाहिए, सॉरी। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं फ्री कंसेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी वॉलेंट्री, ठीक है। सारे कॉन्ट्रैक्ट को क्या होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। अपना कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कॉर्जन। कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको कंसेंट फ्री बोल सकते हो, फ्री कंसेंट बोल सकते हो, ठीक है। ना तो कॉर्जन के थ्रू, ना तो आप उसके साथ जबरदस्ती करके आप उसको करवाना चाह रहे हो, ना तो कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ना तो आप अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके आप उसके साथ गलत कर रहे हो, या कोई उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो, या फिर आप उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, या फिर कोई मिस्टेक कर रहे हो। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इफ़ कंसेंट इज़ नॉट फ्री देन नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसेंट फ्री नहीं है, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, देन नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। अगर कोई कंसेंट फ्री नहीं है, यानी कि कंसेंट कैसे लिया गया है, कॉर्जन के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इसके थ्रू में आपने अदर पार्टी से कंसेंट ले लिया, आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी है। लेकिन आपने किस के थ्रू लिया, कॉर्जन के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू, या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू, या फिर मिस्टेक के थ्रू। तो ये जो कंसेंट है ये नॉट फ्री है, तो देन नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लॉफुल कंसिडरेशन। द अग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ लॉफुल कंसिडरेशन। ऑफ कोर्स एक कंसिडरेशन तो होना चाहिए, अब ऐसा तो है नहीं कि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो द अग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ लॉफुल, क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत चांसेस है कि आ जाए, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न में बी इन एक्ट और एब्सटेंस, यानी कि किसी एक्ट को करने के लिए कुछ आप रिटर्न में ले रहे हो, या फिर कुछ ना करने के लिए भी आप कुछ रिटर्न में ले रहे हो, बट इट मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। लेकिन ये रियल और लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। तो इतना कुछ हमने पढ़ा, जैसे कि इसेंशियलमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न में बी एन एक्ट और एब्सटेंस, ठीक है, एब्सटिनेंस। फोर्थ हम देख लेते हैं पार्टीज आर कॉम्पिटेंट। कौन कौन पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं इसमें आने के लिए। तो ये क्योंकि यहाँ पे कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है। द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अ पर्सन इज कंसीडर्ड कॉम्पिटेंट इफ ही इज 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि माइनर आप नहीं हो सकते। अगर आप माइनर हो तो आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। आपको साउंड माइंड होना पड़ेगा। अनसाउंड माइंड हो आप अगर, तो आप नहीं हो सकते, नहीं कर सकते इसमें एंटर। नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट के थ्रू आप अग्रीमेंट में आ रहे हो, अगर उसके लिए आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हो तो भी आप नहीं आ सकते इसमें। तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं होना है, आपको अनसाउंड माइंड नहीं होना है, आपको 18 ईयर्स की एज का होना है। उससे यानी कि आपको एडल्ट होना है, मतलब मेजॉरिटी हासिल करनी है। माइनर अगर आप हो तो आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। तो पार्टीज कौन कौन कॉम्पिटेंट है, पहला तो 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए वो इंसान, तीसरा वो किसी भी जिस एरिया में वो एंटर करना चाहता है उसमें वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ के थ्रू, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री कंसेंट इम्प्लाइज, फ्री कंसेंट का होना तो वो इम्प्लाई है, एक्सप्रेसली नहीं बताते, क्योंकि इसमें सिंपल है, अगर फ्री कंसेंट नहीं होगा
जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, एक एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको जो है कंसेंट फ्री होना जरूरी है, तो फ्री कंसेंट होना जरूरी है, तो वो इम्प्लाइज ही है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री कंसेंट implies the consent of the party must be free and genuine। फ्री कंसेंट क्या इम्प्लाई करता है? कंसेंट, पार्टी का कंसेंट है इसमें फ्री और वो भी जेन्युइन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हम देख लेते हैं लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर मस्ट बी लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन फेलिंग which it will not be a valid contract। अगर वहाँ पर लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने में, आपने कहीं भी अग्रीमेंट में एंटर किया लेकिन वो क्या हो रहा है इसमें कि आपका जो है वो कोई लीगलिटी ऑब्लिगेशन आप पे राइज नहीं हो रहा है। आपने ऑफर एक्सेप्ट किया लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्जीक्यूट करोगे नहीं करोगे, कोई लीगलिटी ऑब्जेक्ट राइज नहीं हो रहा है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। एंड कंसिडरेशन फेल होता है तो वहाँ पर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ हम देख लेते हैं लीगल रिलेशनशिप। द पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल relationship। Agreement of social or domestic nature do not competent legal relationships, so they are not contract। legal relationship का मतलब वो लीगल ऑब्लिगेशन राइज करना जरूरी है। सोशल ऑब्लिगेशन राइज कर रहा है तो वो, अगर कोई भी अग्रीमेंट में आप आए हो और वो सोशल ऑब्लिगेशन उससे अराइज हो रही है, तो आप उसको नहीं कह सकते कि वो एक लीगल रिलेशनशिप है। यानी कि वो एक तो कॉम्पिटेंट फिर नहीं होगा और इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद देख लेते हैं सेवेंथ, द अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल बाय लॉ। अगर कोई अग्रीमेंट है जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं किया गया है वॉइड या फिर इलीगल बाय लॉ के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं एट्थ, सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस करने के लिए वो कैपेबल होना चाहिए। द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, यानी कि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अग्रीमेंट का जो टर्म होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है। एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी आप अग्रीमेंट कर रहे हो वो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल हो कि आप कर ही ना पाओ। तो अगर कोई ऑब्लिगेशन राइज नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए उस परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट कर पाना, ऐसा अग्रीमेंट में आप एंटर कर सकते हो जो कि पॉसिबल है आपके लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नाइन्थ हम देखते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज। वेयर नेचर ऑफ अग्रीमेंट इज सच दैट इट रिक्वायर्स कंप्लायंस ऑफ सर्टेन फॉर्मेलिटीज, सच रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड। अ कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायर रजिस्ट्रेशन in addition of being in writing। However, as regards to legal effects, an oral contract has same effect। oral contract का भी same effect होता है as a contract in writing। अगर writing में कोई contract है उस और oral में है तो दोनों का effect क्या होगा? same होगा, ठीक है। ये आपको objective में भी पूछ सकता है। तो हमने क्या क्या देख लिया? एक तो अग्रीमेंट होना चाहिए, फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए, फिर लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगल रिलेशनशिप, सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। टोटल 9 चीज़ें होनी चाहिए एसेंशियलमेंट ऑफ वैलिड। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है 4 ऑप्शन दे के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेस्ड पे आप कर सकते हो। जैसे इन्फोर्सिबिलिटी के बेस पे करें तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्फोर्सिबिलिटी के बेस पे अगर आप करोगे तो 6 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हो। जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत सिंपल है। आपको इसमें 40 मार्क्स जो अगर लाने हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है?
एक अग्रीमेंट, ये हमने कितने दफ़ा पढ़ लिया है, ठीक है। एक अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, वो क्या है, वो हो जाएगा आपका वैलिड। कोई भी अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है वो हो जाएगा आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, इट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज लेड डाउन इन सेक्शन 10। तो जो भी रिक्वायरमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, जो सेक्शन 10 में हमें बताया गया है, अगर वो सारा सेटिस्फाई कर देता तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इफ एनी इसेंशियल रिक्वायरमेंट इज मिसिंग, जैसे कि हमने अभी पहले ही देखा इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगर उसमें से कुछ भी मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल रिक्वायरमेंट इज मिसिंग, देन इट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वॉइड अग्रीमेंट। एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एक अग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो उसको आप कह सकते हैं कि वो एक वॉइड अग्रीमेंट है। और वॉइड अग्रीमेंट जो है वो उसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता है। एक वॉइड अग्रीमेंट का कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता है, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, ये हमने पहले भी पढ़ा है वॉइडेबल, ठीक है। यहाँ भी हम वही पढ़ रहे हैं कि वॉइडेबल अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। दूसरा जो पार्टी, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा। अगर जो अग्रीव्ड पार्टी है वो इसमें नहीं रहना चाहता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। लेकिन अगर वो इसमें है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि उसके ऑप्शन पे है कि वो क्या करना चाहता है। अब हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीज टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। When it ceases to be enforceable, void agreement and void contract are different। void agreement में और void contract में, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, void agreement कौन सा था, जो वो agreement जो enforceable by law नहीं है, लेकिन void contract कौन सा है, जो enforceable by law तो है लेकिन वो ceases to be enforceable by law हो गया है, तो वो हो जाएगा void contract। इन दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस अगर देखें तो void agreement जो है, वॉइड अग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लेकिन वहीं पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो शुरू में तो वैलिड होता है, लेकिन जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहता है वहाँ से वो वॉइड हो जाता है। तो आपको क्या यहाँ पे समझ में आया कि वॉइड अग्रीमेंट जो है वो है वॉइड एब इनिशियो, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। शुरू में क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। शुरू में जो है वॉइड अग्रीमेंट, शुरू से वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज वॉइड। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू में वैलिड होता है। वो वॉइड कब बनता है, यहाँ पर है ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द बिगिनिंग। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द बिगिनिंग, बट सब्सिक्वेंटली बाद में ये क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल, जब इन्फोर्सिबल नहीं रहेगा तब ये वॉइड बन जाएगा। लेकिन वॉइड अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज वॉइड। अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, these are the contract which cannot be enforced in a court of law। कोर्ट ऑफ लॉ में कोई इसका इन्फोर्समेंट नहीं होता है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट। These contract becomes fully enforceable if the technical defects are removed। अगर टेक्निकल डिटेक्ट्स को हम रिमूव कर दें फुली तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा, और एनफोर्सेबल हो जाएगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, एन इलीगल अग्रीमेंट इज डिस्प्यूट ऑफ एनी लीगल इफेक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि इलीगल अग्रीमेंट इज उसमें जो भी लीगल इफेक्ट है उसको हटा देता है शुरू से ही। ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड अग्रीमेंट। ये ऑब्जेक्टिव में या फिर ट्रू फॉल्स में आपका ये लाइन आ सकता है, तो इसको याद रखिए।
ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड एग्रीमेंट बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। ठीक है, ये दोनों लाइन आपको याद रखना है। जैसे कि जितने भी एग्रीमेंट हैं वो वॉइड एग्रीमेंट हो सकते हैं, ऑल जो भी इलीगल एग्रीमेंट है वो वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है, बट सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी इलीगल एग्रीमेंट है वो तो वॉइड होगा ही, लेकिन जो वॉइड एग्रीमेंट है वो इलीगल नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, उसके बाद देखते हैं हम बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फॉर्मेशन। वहाँ पर हम इन्फोर्सिबिलिटी के बेस पे देखा था तो 6 चीज़ें थी। यहाँ पर हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से देखते हैं। तो पहला है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल क्या है? द टर्म इज यूजुअली फाउंड इन इंग्लिश लॉ। वैलिडिटी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन देयर फॉर्म। किस फॉर्म का है कॉन्ट्रैक्ट? जैसे कोई पेरिसेबल गुड्स का है तो उसके टर्म, मतलब उसका जो टर्म होगा वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि पेरिसेबल है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा वो। तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, दिस टर्म इज यूजुअली फाउंड इन इंग्लिश लॉ। वैलिडिटी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन देयर फॉर्म। दे आर वैलिड इवन इफ दे लैक कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो ही ये वैलिड होता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट आर 2 टाइप्स, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील आर इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टीज टू देम। ठीक है, जो भी पार्टी इसमें शामिल है वो साइन करती हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील में होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूड करता है कोर्ट के जजमेंट से एंड रिकॉग्नाइजेंस ऑब्लिगेशन एंड सच केस अराइज आउट ऑफ जजमेंट। कोई जजमेंट कोर्ट ने पास किया उससे कुछ अराइज होता है तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड से। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट अदर देन फॉर्मल। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में हम देख लेंगे। ठीक है, अब हम बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस पे देख लेते हैं। एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस पे या तो एक्सिक्यूट करेगा या एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो एक्सिक्यूटेड होगा। एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या? एन एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन व्हिच हैज बीन कंप्लीटेड बाय बोथ द पार्टीज। जहाँ पर दोनों पार्टीज परफॉर्म करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देती हैं, that is an executed contract is one which has been completed by both party। जहाँ पर दोनों पार्टी काम को कंप्लीट करती हैं that is executed contract। executory contract, it is a contract which is fully under perform। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इस वर्ड को आपको याद रखना है, fully under performed। जो कि पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि आगे हम देखेंगे, इफ़ वन पार्टी हैज़ परफॉर्म, एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया है। इफ़ वन पार्टी हैज़ परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन बट अदर पार्टी ने क्या किया है, वो अभी कंप्लीट नहीं किया है। हिज ऑब्लिगेशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन अराइज हुआ था वो अभी उसने परफॉर्म नहीं किया है। एक पार्टी ने किया है, एक पार्टी ने नहीं किया है, तो द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन्स एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वहीं पर दोनों ने कर दिया होता तो वो एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि क्या है। तो ऑब्लिगेशन के ऊपर बात करें तो कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो हम परफॉर्मेंस के बेस पे किया था तो 2 थे, एक्सिक्यूटेड, एक्सिक्यूटरी। एक्सिक्यूटेड में क्या था? जहां पर दोनों पार्टीज परफॉर्म करती हैं। एक्सिक्यूटरी में क्या था? जहां पे एक पार्टी परफॉर्म कर चुके हैं, एक पार्टी नहीं करती है, फिर दोनों में से मतलब कि अंडर परफॉर्म है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वो कंप्लीटेड नहीं है अभी। बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के बेस पे देखें तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वहाँ पर एक ही पार्टी को परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे कि अंडर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ ओनली वन पार्टी व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। जब कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड किया जाता है कि खत्म किया जाता है, वहाँ पर एक ही पार्टी को परफॉर्म करना होता है अपना ऑब्लिगेशन, दैट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, here there is an obligation on both parties to the contract। bilateral contract में अब दोनों पार्टी का जो भी obligation है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा।
जहां पर दोनों पार्टी को परफॉर्म करना पड़ता है, दैट इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। मल्टीलैटरल, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व। मल्टीलैटरल में 2 पार्टी से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 2 parties are involved. These are very complex contract and generally take international character. Of course, ये बेसिकली इंटरनेशनल कैरेक्टर के हिसाब से होता है। तो मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में हुआ तभी वो मल्टीलैटरल हुआ। बायलैटरल क्या हुआ? देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पर दोनों पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन अराइज हुई है तो वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिलैटरल क्या होगा? जहाँ पर एक ही पार्टी, ओनली वन पार्टी, जहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करें वहाँ पर एक ही पार्टी का ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है, यानी कि उसमें एक ही पार्टी के लिए ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है, तो वो हो गया यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन के हिसाब से कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएशन के हिसाब से एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड और इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट अभी नया है जो ऑनलाइन होता है, वो ई कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 इन सो फार as the proposal or acceptance of any promise is made in the words। बहुत सिंपल है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई भी ऑफर आपने दिया, एक्सप्रेस किया किसी भी पर्सन को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 के हिसाब से, जैसे कि प्रपोजल दिया या फिर एक्सेप्टेंस दिया ऑफ एनी प्रॉमिस जो कि वर्ड्स में है, मेड इन वर्ड्स। द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। अगर कोई भी चीज़ आपने वर्ड में एक्सप्रेस की है, यानी कि बताया है वर्ड में, तो यानी कि एक तरीके से आपने स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, एक स्पेसिफिक अग्रीमेंट या एक्सेप्टेंस हुआ है, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज बाय वर्ड स्पोकन। क्या लिखा है? बाय वर्ड स्पोकन या फिर रिटन आर नोन एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। आपने कुछ वर्ड बोल के एंटर किया या फिर लिख के एंटर किया तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। इम्प्लाइड और इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? का सच प्रपोजल एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स के अलावा। द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। दस द कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेड बाय एन एक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एक एक्ट के थ्रू करके आप एंटर कर रहे हो, या फिर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड नॉट बाय वर्ड्स जहां पर मेंशन नहीं है, एज टर्म्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में समझ में आ गया, और जहाँ पर वर्ड मेंशन होगा वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। जहाँ पर वर्ड स्पेसिफाइड नहीं है ना कुछ भी, तो वो इम्प्लाइड हो जाएगा। कि कुछ चीज़ें इम्प्लाइड होती हैं, जैसे कि आपको किसी के लिए कोई काम कर रहे हो तो ये तो इम्प्लाइड है कि वो आपको कुछ कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न में देगा ही, लेकिन कितना देगा, दैट इज कितना देगा वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11। कौन कौन बंदा कॉम्पिटेंट है या इसमें आने के लिए, वो चीज़ हमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 में पता चलेगा। एज पर सेक्शन 11 एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट। हर एक पर्सन, सेक्शन 11 के हिसाब से हर एक पर्सन क्या है? कॉम्पिटेंट है। एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। एज पर सेक्शन 11 एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए बाय एनी लॉ। तो यानी कि 3 पर्सन जो हैं, ये तीनों जो हैं
आपका ABC, यानी कि अ पर्सन हु इज़ नॉट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, वो जो कि माइनर होगा, यानी कि 18 साल उसका नहीं हुआ है तो वो हो गया माइनर। वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन जो अनसाउंड माइंड है वो नहीं कर सकता, या कोई भी पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ या बाय सम लॉ। ठीक है, तो ये चलो ये समझ में आ गया कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अप्रॉक्स 40 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो स्क्रीन पर बने रहें और 10 से 15 मिनट मैक्सिमम होगा। अब हम फ्री कंसेंट की बात कर लेते हैं। इसकी बात हमने काफ़ी करी है क्योंकि रिवीजन वीडियो है, तो एक बार और सही। कंसेंट, 2 or more person are said to consent when they agree upon the same thing। सिंपल। जब आप देखो 2 or more person are said to consent, कंसेंट हम कब मानेंगे? जब हम एक ही चीज़ पे अग्री हो जाए, यानी कि 2 लोग हैं, 2 लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, तो डैट इज़ कि उन दोनों का कंसेंट सेम है, उन दोनों का कंसेंट उस चीज़ पे है, यानी कि वो अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, डैट इज़ कि वो उसको आप कंसेंट बोल सकते हो। If the parties have not agreed upon the same thing in the same sense, there is no real consent and hence no contract is formed। अगर एक चीज आप कुछ और बोल रहे हो, दूसरा बंदा कुछ और बोल रहा है, तो वहाँ पर कंसेंट नहीं है, लेकिन आप भी वही चीज़ बोल रहे हो, दूसरा बंदा भी वही चीज़ बोल रहा है और सेम सेंस में भी बोल रहा है, तब वो कंसेंट बोल सकते हो। लेकिन दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू अगर अलग अलग हैं, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू अगर अलग अलग हैं, तो उसको आप कंसेंट नहीं बोल सकते। कंसेंट रियल कंसेंट नहीं है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्म नहीं किया जा सकता। एज पर सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ठीक है, इस सब चीज़ से अगर आपने कंसेंट लिया है ज़बरदस्ती करके, या फिर अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाया, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, या फिर कोई फ्रॉड करके आपने उसको उस चीज़ पे मनवाया है, या फिर मिसरिप्रेजेंट किया है आपने कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। मिसरिप्रेजेंटेशन मोस्टली उसमें सेल्स में होता है, जैसे कि आपको इंश्योरेंस बेचना है तो उसमें बहुत सारे लोग मिसरिप्रेजेंट करते हैं, या मिस्टेकली हो जाता है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट नहीं होगा। इस सब के अलावा अगर सामने वाला व्यक्ति आपको कंसेंट दे रहा है अपना, तो वो फ्री कंसेंट होगा। लेकिन ये सब चीज़ें अब अगर उसमें हैं, कोर्जन के थ्रू आपने उससे बोला है, यानी कि धमकी दे के, या फिर कुछ ज़बरदस्ती, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपने पोजीशन का फ़ायदा उठा के आपने ये किया है, तो ये सब अलाउ, मतलब कि इसको आप फ्री कंसेंट नहीं बोलोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, द लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्स लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन although the parties have never entered into a contract. Such obligation imposed or created by law are known as quasi contract. In other words, contract constituted by law are known as quasi contract। वो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के थ्रू आपने बनाया है, वो को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आप उसको बोल सकते हो। इन अदर वर्ड्स, रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, आप कैसे समझोगे कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इन्फोर्सिबल बाय लॉ तो है, लेकिन लॉ के थ्रू, इन्फोर्सिबल बाय लॉ अलग है और लॉ के थ्रू आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट किया है, वो चीज़ें अलग है। वो कैसे आप पहचानोगे? जैसे कि फर्स्ट, इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ एंड डज नॉट अराइज बाय एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के थ्रू ये अराइज नहीं होगा, क्योंकि पहले में क्या था, अग्रीमेंट था प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ था, वो तो कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन यहाँ पर अग्रीमेंट के थ्रू अराइज नहीं हो रहा है। द साइलेंट फीचर ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर एज अंडर, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर यही है कि इम्पोज्ड क्या कह रहा है, इम्पोज्ड बाय लॉ एंड डज नॉट अराइज बाय अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के थ्रू अराइज नहीं हो रहा, लॉ के थ्रू इम्पोज हो रहा है वो चीज़ है। द ड्यूटी ऑफ पार्टी एंड नॉट द प्रॉमिस ऑफ एनी पार्टी। यहाँ पर पार्टी की ड्यूटी है कि वो काम को करें, ठीक है, नॉट द प्रॉमिस ऑफ, किसी पार्टी की प्रॉमिस के लिए नहीं कर रहे हैं, इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द राइट अंडर इट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी। द राइट
अंडर इट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी एंड not always to a liquidated sum of money. The right is available against a specific person. यहाँ पर राइट किस पर्सन के लिए अवेलेबल होगा? एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो लॉ के थ्रू इम्पोज होगा, एंड नॉट द होल वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड के खिलाफ आप नहीं जाओगे. A suit for breach may be filed in the same way as in case of complete contract. complete contract के केस में जैसे आप केस फाइल करोगे ब्रीच के केस में, वैसे ही यहाँ भी आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी आप कर सकते हो. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. जैसे जो बंदा इनकॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट था, आपने गलती से उसको सामान दे दिया, मतलब कुछ भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में था वो आपने दे दिया, तो वो उसको वापस करना पड़ेगा. यानी कि या तो उसके लिए वो कंसिडरेशन देगा आपको, अगर वो क्लेम मतलब कंज्यूम कर लेता है वो चीज़ें, तो यही है क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन जो कि इनकॉम्पिटेंट था टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए. उसका पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. ऑफ कोर्स अगर कोई पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा. बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट. उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, जिसको वो गुड्स मिला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्जन, ज़बरदस्ती आपने मनी पे करवाया है या फिर मिस्टेकली कर दिया गया है. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. A contract may be an absolute contract or a contingent contract. Contract absolute भी हो सकता है और contingent भी हो सकता है. Absolute मतलब कि उसका टर्म फिक्स है, इस टर्म तक हो जाएगा और होना ही है वो. और दूसरा कि contingent है, यानी कि वो फ्यूचर में किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट है कि ये चीज़ होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो वो that is contingent आप बोल सकते हो उसको, जो फ्यूचर के उस पर कंडीशनल हो. यानी कि हमने शुरू में क्या पढ़ा था, अग्रीमेंट हो जो कि इनफोर्सेबल वाला हो, जो कि ऑफर दिया है आपने और एक्सेप्ट किया है, तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए. जब कंडीशनल होगा तो वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट में भी एन एब्सोल्यूट होगा, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट इज वन. एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होता है? वन वेयर द प्रोमिसर अंडरटेक्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन ऑल इवेंट विदाउट एनी कंडीशन. किसी भी कंडीशन के बिना वो परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाता है दूसरा पार्टी, तो वहाँ पर आप एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो उसको. हेंस इट इज़ नोन एज अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट. ये हमने शुरू में पढ़ा हुआ है, उसको हम अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं. जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल हो गया, जो फ्यूचर पे डिपेंड है कि ये हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, that is a contingent contract is also called conditional contract. It is a contract which the performance becomes due only upon the happening of some event in future which may or may not happen. फ्यूचर में कुछ चीज़ें हो या ना हो उस पर अगर डिपेंड करता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको सही से समझ में आ गई होंगी. अब हम आगे चलते हैं. Essential of contingent contract. There must be a contract to do or not to do something. यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले होना चाहिए. There must be a contract to do or not to do something. The performance of the contract depends upon the happening or non-happening of some event in future. ठीक है. Third, the event must be uncertain. Of course, इवेंट यहाँ पर सर्टेन नहीं होना चाहिए. द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल और इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये चार चीज़ें होनी चाहिए. पहला, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग. दूसरा, परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड, कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्म होना है वो किस पे डिपेंड करेगा, समथिंग इज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इन फ्यूचर. इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन. ऑफ कोर्स इसमें हमें पता नहीं होगा कि ये चीज़ें कब होनी है. अब हम आगे देखते हैं मोड्स ऑफ डिस्चार्ज. एक कॉन्ट्रैक्ट को कब आप कह सकते हो कि ये ओवर हो चुका है.
तो अगर आपने परफॉर्म कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को, दोनों पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है, तो आप कह सकते हो कि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अगर अग्रीमेंट में ही है, टर्म फिक्स है, वो हो गया है, या डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट के थ्रू आप डिस्चार्ज कर सकते हो, या फिर लैप्स ऑफ टाइम, जो टाइम आपने दिया था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एक टेन्योर फिक्स होता है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब आपने अग्रीमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि उस टाइम तक परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। 6 है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने ब्रीच कर दिया, ब्रीच करने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। लेकिन अगर आपने ब्रीच किया है तो आपके ऊपर जो अग्रीव्ड पार्टी है वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है, या फिर डैमेज के लिए केस फाइल कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो 6 तरीके से आप डिस्चार्ज कर सकते हो। पहला डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि हमने इसके थ्रू भी आप डिस्चार्ज कर सकते हो, तो हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर बॉन्ड टू परफॉर्म। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं वो उनके पास एक ऑब्लिगेशन हो जाता है, बॉन्डेड होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाइंडिंग होते हैं कि ये चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है इन रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, जो भी आपका ऑब्लिगेशन होगा उसके थ्रू, ठीक है। इफ़ एनी पार्टी फेल्स टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड अपॉन हिम, जो भी ऑब्लिगेशन उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इम्पोज किया गया, अगर वो पार्टी फेल हो जाती है तो ही इज सेड टू हैव कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। ब्रीच कब समझेंगे कि ब्रीच किया है? जब उसने जो भी उसके ऊपर इम्पोज हुआ है ऑब्लिगेशन, वो आपको जो है फेल हो गया वो करने में। तो दस ब्रीच मीन्स फेलियर और रिफ्यूजल ऑफ एनी पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब क्या होता है? फेलियर या रिफ्यूजल। किसी भी पार्टी को आप रिफ्यूज कर देते हो कि मैं ये परफॉर्म नहीं करूँगा, इस जो भी एक्ट में आप एंटर हुए थे और जो भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन था उसको आप करने से मना कर देते हो, तो वहाँ पर आप ब्रीच कर रहे हो विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज। अगर कोई लॉफुल एक्सक्यूज भी नहीं है और फिर भी आप सीधा डायरेक्ट कह देते हो कि नहीं, मेरे को नहीं करना, तो इस हिसाब से आप क्या कर रहे हो? ब्रीच कर रहे हो, सामने वाले को धोखा दे रहे हो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं? एक तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक एंटीसिपेटरी होता है। हम बस मान लेते हैं कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और एक एक्चुअल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो अभी अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास क्या क्या रेमेडीज हैं? व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द अग्रीव्ड पार्टी हैज़ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज। जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से, वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। जिस बंदे ने ब्रीच किया उसके ऊपर सूट फॉर रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी उसको नुकसान हुआ है, जो भी डैमेज हुए हैं, आपने जो ब्रीच किया है, सामने वाले बंदे ने जो ब्रीच किया है, तो उसके ऊपर अगर अग्रीव्ड पार्टी को कोई डैमेज है, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करना था, तो वो आपको उसके लिए भी केस कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। क्वांटम कोई अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट के लिए भी आपको केस फाइल कर सकता है, या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट में कोई परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड था कि ये आपको करना है, अगर आपने वो नहीं किया है, ब्रीच कर दिया, तो उसके लिए आपको केस फाइल कर सकता है, या सूट फॉर इंजंक्शन के लिए भी कर सकता है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे तो नहीं है, यही था। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जो भी कवर हमने अभी थ्योरी किया है उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना से जितना हो सके, और हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड लाइक ज़रूर आप करें अगर वीडियो आपको पसंद आता है। तो नहीं पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पर हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही रेगुलर बेस पे अब वीडियो लाएंगे फाउंडेशन के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऑनलाइन काफ़ी सारे फाउंडेशन के जो हैं कंटेंट अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे ही नहीं, बहुत सारे चैनल हैं जिस पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अप्रॉक्स 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे में आपका जो है लगभग आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने जो है रिवाइज करवा दिया है। अब हम इससे रिलेटेड MCQ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।